नहीं तो मैं माधवराव जी का उल्लेख इसलिए कर रहा था, एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर आई कि उनकी मूर्ति को जिस तरह से हटाया गया, तो वो देखकर सभी को दुख हुआ एक तरह से। तो उसके बाद में उसको ठीक करने की भी कोशिश की गई। मैं नहीं मानता कि वो किसी ने कोई गलत भावना से कुछ कार्य किया था। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और हटाना था तो हटाने की कोशिश की, पर मैं नहीं मानता कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था या किसी को नीचे दिखाने की कोशिश थी। तो आपका जो ये दूसरा मतलब करंट मंत्रालय जो टेलीकॉम मंत्रालय है, उसकी भी काफ़ी चर्चा इस तरह से है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर कि उसको आप नीलामी नहीं करेंगे और सीधे अलॉटमेंट करेंगे। तो इसको लेकर भी विरोध हो रहा है कि भाई जब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो देश के हैं उनको तो नीलामी करके ख़रीदना पड़ता है और सैटेलाइट वाले को आप बिना नीलामी के दे रहे हैं। मिलन जी, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम जो मोबाइल नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं वो अलग तरीके का स्पेक्ट्रम है और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलग तरीका का स्पेक्ट्रम है। अब प्रश्न आप पूछेंगे मुझे कि कैसे? ऐसे है कि जो मोबाइल स्पेक्ट्रम है वो आप मिलिंद जी को एलोकेट कर सकते हैं कि ये मिलिंद जी का है और किसी का नहीं है, केवल मिलिंद जी का है। पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है अपने नेचर के आधार पर, क्योंकि वो हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है, वो शेयर्ड स्पेक्ट्रम है, तो आप किसी एक व्यक्ति को एलोकेट नहीं कर सकते या एक संस्था या एक कंपनी या जो भी है एलोकेट नहीं कर, वो शेयर्ड है। वो आप भी इस्तेमाल करेंगे, मैं भी इस्तेमाल करूँगा, सब इस्तेमाल करेंगे। तो जो चीज़ शेयर्ड होती है उसकी नीलामी आप कैसे कर सकते हो? नंबर 1। नंबर 2, आप विश्व भर में देख लीजिए, विकसित देशों से विकासशील देशों तक सभी देशों में देख लीजिए, सभी देशों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलॉट किया जाता है, कहीं भी ऑक्शन नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट, भारत के अंदर हमारे संसद पर इस पे डिबेट हो गया क्योंकि न्यू टेलीकॉम एक्ट आई। उस न्यू टेलीकॉम एक्ट जिसको भारतीय संसद ने पारित किया है, शेड्यूल 1 में स्पष्ट लिखा गया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली अलॉट हो जाएगा। और नंबर 4, मुख्य बात है प्राइसिंग। प्राइसिंग आप तय नहीं करेंगे, प्राइसिंग मैं तय नहीं करूंगा, प्राइसिंग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगी, सभी स्टेक होल्डर से बात करके। और जो TRAI डिसाइड करेगी, ये आर्बिट्री नहीं है, TRAI डिसाइड करेगी, उसी पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं तो एलन मस्क की एंट्री को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो क्या अब इसके बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा कि एलन नहीं, मैं देश का दूरसंचार मंत्री हूँ और मेरे लिए सभी एक समान हैं। जो भी अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए और लाइसेंस के नियमों का पालन करेगा, उन्हें लाइसेंस मिलेगा। आज तो 2 लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी मिल गया है, एयरटेल के OneWeb को मिल गया है और रिलायंस को ऑलरेडी मिल गया है सैटेलाइट लाइसेंस। तो जो भी हमें अप्लाई करेगा और नियमों का पालन करेगा, उन सबको मिल जाएगा लाइसेंस, चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट TRAI के निर्णय के आधार पर उस प्राइस पे एडमिनिस्ट्रेटिवली सबको अलॉट किया जाएगा। नहीं तो BSNL को लेकर भी ये बात हो रही है कि 5G सर्विस कब आएगी उसकी? BSNL की हमारी बहुत स्पष्ट स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी ये है कि जब 4G की शुरुआत हुई थी विश्व में, क्या भारत की सरकारी कंपनी को, जैसे पहले किया गया था जब GSM आया, उसके बाद 2G आई, उसके बाद 3G आई, विदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भारत में हम स्थापित करें या आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे हम लोग चलें। और पहली बार देश के इतिहास में हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार 4G में भारत अपनी टेक्नोलॉजी बनाएगी और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है और गौरव भी मैं महसूस करता हूँ
कि पहली बार विश्व के किसी देश ने जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, उस देश ने ये निर्णय लिया और हमारी सरकारी कंपनी सी डॉट और तेजस नेटवर्क्स जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, सी डॉट ने कोर बनाया, तेजस ने रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो टावर होता है BTS के साथ वो बनाया, और हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर मतलब जो सॉफ्टवेयर डालता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता है वो भी एक भारतीय कंपनी TCS। तीनों ने मिलकर ये सोल्यूशन बनाया और आपके द्वारा दर्शकों को ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत आज विश्व का केवल पांचवा देश बन चुका है जिसने अपना संपूर्ण 4G हार्डवेयर और 4G टेलीकॉम स्टैक भी दोनों स्थापित कर दिया है। और पिछले 6 महीने में कोर हमारा स्थापित हो चुका है, हमारे टावर्स लग रहे हैं